हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हरिजोन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई 2025 यूपीपी आपकी नवंबर में आने वाली, नवंबर स्टार्ट हो चुका है और नवंबर में आने वाली वैकेंसी जो आप सभी के बीच में है उसके लिए ये आपकी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की क्लासें चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हाल फिलहाल यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि की ये क्लासें लगातार दी जा रही हैं आपको और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर यूपीएसआई की एग्जाम डेट बहुत ही जल्द डिक्लेयर होने वाली है कि एग्जाम कब होने वाला है। वैसे तो संभावनाएं जताई जा रही है कि जनवरी में होने के 90%, 90 से लेकर 99% चांसेस है, लेकिन 1% अभी चांस नहीं भी है। तो आप सभी लोग, जो 4543 पोस्ट है आप सभी की, ये बढ़कर 6500 पोस्ट होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कुछ कुछ आशाएं निकल करके आ रही हैं कि 6500, ये 4543 पोस्ट आपकी बढ़ करके 6500 पोस्ट होने वाली है। तो आप सभी लोग कमर कस लीजिएगा। दिवाली हो चुकी, छठ पूजा हो चुकी, एकादशी हो चुकी है, सारे त्योहार आपके मन गए हैं, मना लिया आपने, बहुत अच्छे से ठेकुआ वेकुआ खा लिया है। तो अब पढ़ाई की तरफ अग्रसित होते चलें। अगर आपको सच में पढ़ना है, सच में सिलेक्शन लेना है, एक सीट आपकी अपनी सुनिश्चित करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएसआई और अब जैसे ही 1 जनवरी 2026 से आप सभी के बीच में 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा। तो सैलरी आप सभी लोग जानते हैं एकदम झकास वाली है। अगर कंधों पर 2 स्टार चाहते हो, है ना, तो भाई कमाल की बात है। अभी जैसे कि मैंने बताया, अभी कारावास हम गए थे किसी काम से, तो कारावास देखा मैंने ना। तो कैसे कैसे ये सारे जब आप बन जाओगे ना, तो आप वहां पर रहोगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, लेकिन बहुत व्यस्तता भी रहेगी, न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला भी पड़ेगा। तो आप अगर धैर्य के साथ, संघर्ष के साथ पढ़ाई कर रहे हो और सत्य के साथ, सबसे पहली बात, जीवन में सच बोलें। चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, ये मायने नहीं रखता है सच बोलने के लिए। सच बोलने का अर्थ होता है कि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए अपने माता पिता से सच बोलें कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं मन लग रहा है तो आप बोल दीजिएगा। आपके माता पिता आपको एक बार दो बार फोर्सली बोलेंगे कि नहीं पढ़ लो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बोल दीजिएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी क्षमता से बाहर हो रहा है, ये मैं नहीं हो पा रहा, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना। अगर आप बोलेंगे, या आप केवल दिखावे के लिए 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल उनके बर्बाद कर रहे हैं और आप सच में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हो, देखो आजकल की संघर्ष और मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, केवल बेरोजगारी दिख रही है चारों तरफ ना। बीटेक हो या आप बीए कर रखे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड कर रखे हैं, बीटीसी, डीएलएड कर रखे हैं, चारों तरफ सिर्फ बेरोजगारी नजर ही नजर आ रही है, दूर दूर तक, है ना। कि तो आपको अगर 2-4 साल लग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली, 10 साल लग जा रहे हैं, लेकिन अगर आप 10 साल के बाद भी सफल होते हैं तो आपको कोई सच में कुछ नहीं कहने वाला है ना। हमारे घर की कहानी है। 2000 में हमारे भाई साहब आए थे और 2013 में सफल हुए थे, है ना। 2000 में इंटर करके आए थे, लेकिन 2013 में सफल हुए थे। हाँ, लेकिन जब सफल हुए तो बहुत बड़ी पोस्ट, है ना, बताएंगे कभी कि किस पोस्ट पर है, ठीक है। चलो बता देते हैं, एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये सफलता ये मायने नहीं रखती कि आपने संघर्ष कितना किया। असफलता मिल गई सब भूल जाएंगे, सब कहेंगे कि मुझे पता था ये करेगा एक दिन, इसके अंदर साहस है। हमारी सिस्टर खुद समीक्षा अधिकारी हैं, सचिवालय लखनऊ पर रहती है ना। तो आप देखेंगे उन्होंने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, कि लगातार संघर्ष करते करते आप एक मुकाम पर पहुंचते हो, तो फिर उसके बाद आपसे कोई कोई सवाल किसी प्रकार का नहीं करता। आप चाहे 5 साल संघर्ष करके आए हो, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। जब आप परिपक्व होते हो ना, मैंने ये देखा कि जब आप परिपक्व होते हो ना, तभी आपको सफलता मिलेगी, सीधी सी बात है। तो आप परिपक्व बनिएगा। आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप वर्दी के लिए पढ़ रहे हो तो वर्दी की तरह रहिएगा, है ना, एकदम सुबह शाम एक्टिव रहिएगा। वर्दी पहनने वाले ना एक्टिव रहते हैं एकदम। आप देखेंगे कभी भी किसी से, अगर वो पुलिस में हो या दरोगा हो या डीएसपी हो, एसपी हो, एसपी हो,
कोई भी हो, अगर वो वर्दी में व्यक्ति होगा ना तो वो एकदम एक्टिव रहेगा हर चीज के लिए, ठीक है ना। तो आप अगर एक्टिव हैं, अब ठंडी आ गई, ये नहीं कि रजाई या कंबल निकालिए बढ़िया सो रहे हैं, है ना। आप आराम करिएगा, ये नहीं मना है कि नहीं करिएगा। रात में 6 घंटे सोइएगा, दिन में 1.5-2 घंटे, 8 घंटे आप फुल्ली सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे में बाकी आप काम करिएगा। 8 घंटे किताब से पढ़ना है। फिर से हम आपको एक सच्चाई वाली बात बता दे रहे हैं, हमारे पढ़ाने से और आपके स्वयं पढ़ने से जमीन और आसमान का अंतर है। हमने तो पढ़ा दिया कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जब तक किताबों को अपना टाइम नहीं देंगे, तब तक किताबें आपको अपना टाइम, अपनी चीज कैसे दे देंगी। तो इसलिए आप किताबों का प्रयोग करें, है ना। ये वीडियो देख करके कि फला वीडियो ढिमका वीडियो देख करके तो इससे कुछ भला होगा, लेकिन पूरा भला तभी होगा जब आप किताबों को पढ़ेंगे। कीड़ा नहीं बनना है भाई, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना, आपको सफलता पानी। विशेषज्ञ तब बनना जब आप सफल हो जाना। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और मूल विधि, जैसे कि घटना चक्र की इस बुक को हमने आप सभी के समक्ष, जिसमें संविधान हमने पूरी आपको पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट भी बनी, आप जा करके देख सकते हैं। और एक बात नहीं, 1000 बार ये बात, 1000 कमेंट आ चुके हैं कि मैम आपकी क्लास से न जाने कितने स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे, लेकिन आप उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमने कहा बिल्कुल हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, मेहनत आपकी होगी। हम सिर्फ आपको राह दिखा रहे हैं, रास्ता आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपना वर्क स्वयं करना पड़ेगा, और आप करोगे तभी होगा। जब आप घर से निकलोगे तभी कुछ शुरू होगा। तो जब आप कॉपी पेन अपनी हाथों पर पकड़ोगे तभी कुछ सफलता आपके हाथों पर लगने वाली है। तो मूल विधि, जैसे कि मैंने बताया कि मूल विधि के कई चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, और आज वो चैप्टर को पूर्ण करेंगे जो कल तक अधूरा था। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने भारतीय दंड विधान तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ा दिया। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी आपके विधिक प्रावधान भी पढ़ा दिए। पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एवं वन्यजीव संरक्षण भी पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखे होंगे कि भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, मैंने इसको 2 लेक्चर में थ्योरी केवल दिया। क्या दिया? इसकी थ्योरी दिया। आज हम इसके पीवाईक्यू और प्लस आप कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं, लगभग 71 क्वेश्चन है। तो 71 क्वेश्चन इस क्लास में आज के देखेंगे। और कल से नया चैप्टर आपका यातायात नियम पढ़ा चुके हैं। आयकर अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ाएंगे कल, है ना। तो इधर वाले ये 2 हो चुके हैं, अब बीच वाले केवल 3 चैप्टर आपके बचे हैं। तो कल आपका शुरू होगा आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है ना। तो अभी आज हम लोग क्या देखेंगे कि भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान से पीवाईक्यू, जितने भी थ्योरी 2 क्लासों में पूर्ण किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिलहाल इतना, क्योंकि थ्योरी बड़ी लेंदी थी इनकी, है ना, इतना सोचा नहीं था जितना आ गया। चलिए, अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक्टिव हैं, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी डिक्लेयर्ड हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, दिमाग से पढ़ें, और दिमाग की बत्तियों को खोल कर अब पढ़ें, ठीक है ना। अब आपकी लापरवाही आपको कई लोगों से पीछे कर सकती है। तो यहाँ पर आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र आ चुका है। अब आप अपनी आंखों को टकटकी लगा करके देखेंगे स्क्रीन पर, और पहले प्रश्न का उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। आपको अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करोगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, कल थ्योरी में पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, वहां पढ़ा है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके समझिए। पहला क्वेश्चन कहा गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1951 से। 26 जनवरी की डेट 1930 से याद आती है क्या? 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अरे मैडम, स्वतंत्रता नहीं, गणतंत्र ना रे बाबा, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। याद रखोगे क्या? याद रखना। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ या लागू किया गया। अगला प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश
जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को कहा गया अधिनियम संख्यांक कितना है, तो कितना है, तो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 1/1951, ठीक है ना, मतलब आपके पहला मंथ था और 1951 में, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलना। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का संख्यांक 1 और 1991 है। कहा गया किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की, तो उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब होती, स्थापना कमेंट करोगे। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, यूपी डे कब मनाया जाता है, कमेंट करोगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, उत्तर प्रदेश राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु। आप कमेंट करेंगे, जितने क्वेश्चन पूछे जाने कमेंट करना, यही आपकी एक्टिविटी बताएगी कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है। सोते सोते प्रश्नों के उत्तर देना छोटी मोटी बात होगी, जाग कर उत्तर देना बड़ी बात होगी। आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के द्वारा उत्तर प्रदेश ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की। इस अधिनियम से जुड़े प्रावधान 1 जुलाई 1952 को निहित हुआ, अर्थात प्रवर्तन में आया। परिवर्तन का मतलब होता है लागू हुआ, क्या हुआ, लागू हो गया, ठीक है। याद रखोगे क्या, याद रखना। और जैसे ही मूल विधि समाप्त होती वैसे फिर से जीके जीएस की तरफ बढ़ेंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है, तो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा गया जमींदार के अधिकार आगम और हित का अर्जन करना, बिल्कुल सही बात है। जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना, बिल्कुल सही बात। उपर्युक्त सभी, क्या बोलोगे, उपर्युक्त सभी अधिनियम की प्रस्तावना में प्रयुक्त तीनों उद्देश्य शामिल किए गए हैं। यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू है, तो आप कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। किन में है, ग्रामीण क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, शहरी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो याद रखोगे क्या, याद रखिएगा। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी, तो आप कहोगे 14 तरह की थी। कितने तरह की, 14 तरह की थी। कहा गया इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रदेश में 14 प्रकार की भ्रामक एवं जटिल जोतदार या काश्तकारी थी। इन 14 किस्म के काश्तकारों में कोई भी ऐसे काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक जैसे रहे। 14 के 14 कल मैंने आपको बता रखे हैं। कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे, अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि के भी थे। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 129 में कितने प्रकार की जोतदारी है, तो आप कहेंगे 4 प्रकार की जोतदारी। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। कौन कौन, आप कहेंगे आपके संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमण अधिकार वाला भूमिधर, आसामी तथा सरकारी पट्टेदार, या उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा धारा 129 में जोड़ा गया था। आगे देखो, कागज आपके संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर कौन कौन अधिकार प्राप्त हैं, तो आपके कागज संक्रमणी या आपके अंतरणीय अधिकार, स्थायी अधिकार, बिल्कुल ठीक है। आगे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी की तरफ पहुंचते हैं, और तब तक आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आप कहेंगे आपके वंशानुगामी और उपयुक्त सभी, क्या होंगे, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर सर्वश्रेष्ठ भूमिधर हैं, उसे उपयुक्त तीनों अधिकार प्राप्त हैं। और समय बर्बाद ना करें, है ना, फालतू की बकवास में हम रिगिर पढ़े और आप रिगिर क्लास करें, ये ना तो मुझे पसंद है। आप एकदम स्पीड के साथ आए और स्पीड के साथ पढ़े। आपको स्पीड ना बढ़ानी पड़े आपके फोन से, आपके वीडियो की, कि हम पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा रहे हैं कि और थोड़ा जल्दी हो जाए। स्पीड के साथ ही आपको देने वाले हैं, तो आपको कोई छेड़खाड़ी वीडियो में करनी ही नहीं है, बस चुपचाप पढ़ लेना है, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आगामी के कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो आप कहेंगे वंशानुगामी। क्या है, वंशानुगामी।
कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आसामी को बहुत ही कमजोर अधिकार प्राप्त है, इसे सिर्फ वंशानुगामी अधिकार प्राप्त है। आगे कहा गया अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? नहीं, बता रखा है, नहीं कर सकता है। ठीक है। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर अपनी कहा गया जोतगत भूमि का विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता, किंतु कलेक्टर की आज्ञा से अंतरण अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। ओके, आगे आते हैं। कहा गया अनुसूचित जनजाति का भूमिधर या आसामी अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? अब तो आप कहेंगे कतई नहीं, हाँ नहीं, कतई नहीं कर सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन अनुसूचित जनजाति के भूमिधर या आसामी अनुसूचित जनजाति से अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा। इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य होगा। यहाँ कहा गया, यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी गैर अनुसूचित जनजाति को अंतरित नहीं की जा सकती है। ओके है, आगे आते हैं। आगे कहा गया आपके संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? नहीं कर सकता है, नो नेवर, कभी नहीं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आपके संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि जब उसे अंतरण का अधिकार है तो समर्पण क्यों करे। अब आता है आपके असंक्रमण अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असंक्रमण अधिकार वाला भूमिधर अपनी पूरी जोत या उसका कोई अंश समर्पण कर सकता है। आसामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? पूरी जोत का कर सकता है क्या? पूरी जोत का। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आसामी अपनी पूरी जोत का समर्पण कर सकता है, उसका कोई अंश नहीं है। इसलिए आगे कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है, तो कुछ भूमियों की सूची दी गई है। क्या? कुछ भूमियों की सूची। 132 में उन भूमियों को सूचीबद्ध किया गया जिसमें भूमिधारी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कहा गया अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? आप कहोगे हाँ या नहीं, जल्दी से बताना, हाँ या नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? नहीं। ठीक है, अच्छा, हाँ कर सकता है भाई, क्या बोलोगे? कर सकता है। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर क्या होगा? हाँ कर सकता है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। कर सकता है। ओके, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार विधि के अनुरूप पट्टा कर सकता है, किंतु किसी और तरीके से नहीं। ठीक है। 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदार आसामी बने? तो आप कहेंगे आपके गैर दाखिलकार काश्तकार या आपके गुजारेदार जोतदार के बंध की, तो उपयुक्त सभी थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के लागू होने से पहले 14 प्रकार की जोतदारियां थी, जिसमें से उपयुक्त 3 जोतदार को मिलाकर अधिनियम बनने के पश्चात आसामी जोतदार बनाया गया। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 199 में किस आधार पर भूमिधर को देखभाल किया जा सकता है? गलत पट्टा करने पर, गलत अंतरण करने पर, या सार्वजनिक उपयोगिता की जमींदारी पर कब्जा, उपयुक्त सभी पर। क्या? उपयुक्त सभी पर। कहा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 199 भूमिधर को संरक्षण भी करता है, परंतु उपयुक्त आधारों पर देखभाल भी करता है। कहा गया अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है या दिया जा सकता है? तो धारा 157 के अंतर्गत, 157। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 157 या 157 में अक्षम व्यक्ति को
भूमि पट्टे पर देने से संबंधित प्रावधान है। धारा 155 में भूमिधर का भूमि को बंधक रखना, धारा 156 में भूमि को पट्टे पर दिया जाना तथा धारा 158 में पट्टे का आपके निबंधन से संबंधित उपबंध भी हैं। आगे देखेंगे, कहा गया है यहाँ पर भूमिधर के पास कितने एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। 12.5 एकड़, 10 एकड़, सॉरी ऐसे लिख लो, ठीक है ना, इसको क्या लिख लो, हाँ, तो आप क्या बोलोगे 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। कितनी, 12.5 भी कर सकते हो, वैसे वहां पर पढ़ा रखा है मैंने थ्योरी में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार क्रेता या आपके दान ग्रहीता के पास पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि कुल मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए भाई, है ना। आ दो भाई, आगे अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितने भूमि से अधिक होने पर ही अंतरण वैध होगा, तो आप कहेंगे 3.125 एकड़ से अधिक होगा तब। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार बिना कलेक्टर के अनुमति के अंतरण नहीं होगा, पहली बात, परंतु कलेक्टर अनुमति तभी देगा जब विक्रेता के पास 3.125 एकड़ से अधिक भूमि होगी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कहा गया हलवाहे की भूमि या लैंड टू द टिलर सिस्टम प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है, तो कहा गया वास्तविक हलवाहा या कृषक कल्टीवेटर का भी स्वामित्व होता है। वास्तविक हलवाहा या कृषक कल्टीवेटर का भी अधिभोग अधिकार होता है। तो आप कहोगे बिल्कुल दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। क्या है, दोनों बातें सही हैं। यूपीएसआई 2021 में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। किसमें, यूपीएसआई 2021 में। आगे आते हैं, कहा गया जोतने वाले को जमीन देने की नीति इस विचार पर आधारित है कि खेती करने वाले इसमें अधिक रुचि लेंगे। यदि वे भूमि के मालिक हैं तो उन्हें उत्पादन बढ़ाने में अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक हलवाहा या आपके हलवाहा या कृषक या कल्टीवेटर का भी स्वामित्व होता है तथा वास्तविक हलवाहा या कृषक कल्टीवेटर का भी अधिभोग अधिकार होता है। अतः दोनों कथन यहाँ पर सही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, 26 सितंबर 2013 को, 1 जनवरी 2014 को। तो क्या बोलोगे, अभी तो यहाँ पर कोई तारीख नहीं मैंने ऐसी बता रखी है। आगे आते हैं, कुछ बता रखा था क्या, 27 करके कुछ बताया था क्या, अच्छा 27 दिया ही नहीं, देखो है ना, 27 सितंबर 2013 को था, ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। चलो 26 सितंबर पहला ऑप्शन सही था। तो 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, अर्थात इसी तिथि को यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था। 1 जनवरी 2014 को यह अधिनियम लागू हुआ था। तो 26 सितंबर, 26 और 27, कहीं कहीं पर 27 भी है, ठीक है, दोनों याद रखोगे। कहा गया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो कब अधिनियमित किया था, आप कहोगे 2013 में अधिनियमित किया। देखो 2011 में पूछा भी जा चुका है। तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। इसके प्रवर्तन की तिथि 1 जनवरी 2014 है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली है। तो 1894 की, किसकी, 1894 की, ठीक है। आगे अधिक कहा गया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और आपके पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली है। कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का विस्तार क्षेत्र कहां तक है, तो जम्मू कश्मीर को संपूर्ण भारत में था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर एक आपका राज्य हुआ करता था और ये अपना संविधान अपना झंडा अलग रखते थे भाई साहब ना, इनका अलग ही कहानी थी। आगे आते हैं, 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 यूटियों में टूट गया। कितनी यूटियों में टूटा, 2 यूटियों में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर बना आके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का संख्यांक कितना है, 2012 का अधिनियम संख्यांक 12 है। 2000 अधिकारी का बताएंगे,
या फिर आपके 2013 का अधिनियम संख्यांक 15 है, या फिर आपका 2013 का अधिनियम संख्यांक 30 है। कितना है? 30 है। ठीक है, तो कितना होगा? तो आप बोलोगे 30 है। ठीक है, आगे देखो, कहा गया 2000 भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष में लाया गया, तो 2020 में लाया गया। कब? 2020 में। 2021 के यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष 2020 में लाए गए थे। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 2013 में अधिनियमित किया गया एवं इसकी प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी 2014 से है। आगे देखें, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फार्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। सही बात है क्या? अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान होना आवश्यक है। तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल दोनों बातें सही नहीं होंगी, केवल और केवल दूसरी बात सही है। आगे कहा गया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर लाया गया, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फार्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 70% विस्थापित लोगों की सहमत तथा निजी कंपनियों में के मामले में 80%, ना कि यहाँ पर 90 था। ठीक है ना, तो इसलिए पहली बात गलत हो गई कि सहमति आवश्यक। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने वाले लोगों का पुनर्वास भी अनिवार्य है। आगे आता है, सभी लोग तब तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्त मित्र तक इन क्लासों के बारे में बताते चलेंगे। देखेंगे, कहा गया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत एक प्रभावित परिवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले के लिए एक परिवार की आजीविका और प्राथमिक स्रोत वनों पर निर्भर होगा और ऐसी भूमि के अधिग्रहण से उनकी आजीविका प्रभावित होगी तो 3 वर्षों तक। कितने? 3 वर्षों तक। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 3 गा की उपधारा 2 के अंतर्गत एक प्रभावित परिवार से वह परिवार अभिप्रेत है जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है, परंतु ऐसे परिवार का कोई सदस्य ऐसे कृषि श्रमिक या आपके अभिधारी जिसमें आपके फलोपयोगी अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या बटाईदार या कारीगर अथवा वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से 3 वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया हो। आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं। कहा गया अधिनियम के अधीन समुचित सरकार से तात्पर्य क्या है? तो किसी राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के संबंध में राज्य सरकार। कहा गया संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में केंद्र सरकार। एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में संबंधित राज्य सरकार। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। आगे तो वही बातें हैं। कहा गया आपके अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया जाना क्या कहलाता है? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? तो आप कहेंगे विस्थापित परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापित परिवार। 2021 के यूपीएसआई में पूछा जा चुका है ये प्रश्न ऑलरेडी आपका। चलिए आगे देखें। कहा गया भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 टा के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया जाना उसे आपके विस्थापित परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापित परिवार कहलाता है। आगे आते हैं। आगे आप सभी लोग ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सीमांत कृषक किसे कहेंगे? तो ऐसे खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि अधिग्रहण या भूमि धारण करता है, ऐसे खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा
तीन नाम में सीमांत कृषक को परिभाषित किया गया। सीमांत कृषक से ऐसे खेतिहर अभिप्रेत हैं जो 1 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या आधे हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि धारण करता है। कहा गया लघु कृषक किसे कहते हैं, अब बताएंगे। ऐसे खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि धारण करता है, ऐसा खेतिहर जो आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि धारण करता है। आप क्या बोलोगे, तो आप कहेंगे 2 हेक्टेयर तक वाला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 3 या ओड़ा में लघु कृषक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लघु कृषक ऐसा खेतिहर जो 2 हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि धारण करता है या 1 हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि। शब्दों को पकड़ना, यहाँ पर 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि, यहाँ पर 1 हेक्टेयर सिंचित भूमि धारण करता है। किंतु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धारण करता है। आगे आते हैं। सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन को तैयार किया जाना किस धारा में, तो धारा 4 में है। कहां पर, धारा 4 में। तो आपके अब कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 में सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन का तैयार किया जाना सब उपबंधित है। जब किसी समुचित सरकार का किसी लोक प्रयोजन के लिए इस भूमि अर्जन का आशय हो तो वह प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर या वार्ड स्तर पर यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श करेगी और उनके परामर्श से सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कराएगी। ओके है, ओके है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, फटाफट आ जाओ और जल्दी से अपना अपना कमेंट करते चलना जो जो पूछा जा रहा है आपसे। कहा गया प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किस धारा में उपबंधित है, तो धारा 11 में उपबंधित है। कहा गया भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तथा अधिकारियों की शक्ति दी गई है। भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किस धारा में कहा गया प्रावधानित है, तो धारा 12 में है। किसमें, धारा 12। ये आपकी धाराएं जरूरी है याद करना, तो इन्हें याद करके रखिएगा। कहा गया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि की अवधि, तो कितने, तो आप क्या बोलोगे कि 12 महीने, कल भी बताया था कितने, 1 साल के अंदर की अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है, तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। धारा 14 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। धारा 14 के अंतर्गत जहां धारा 11 के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना धारा 7 के अधीन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन 12 मास के भीतर नहीं किया जाता है, तो वह एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना अपेक्षित है। कहा गया पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम कौन तैयार करता है, तो प्रशासक तैयार करता है, कलेक्टर नहीं, तहसीलदार नहीं, लेखपाल नहीं। और मैंने बताया है कल नायब तहसीलदार जो हमारी यूपीपीसीएस की पोस्ट होती है, उसका सबसे लास्ट पोस्ट यही होता है, एनटी, है ना। एनटी बहुत मजेदार भाई, एनटी है ना, हमारे 2 दोस्त मित्र भी हैं, ठीक है ना। तो है ये है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 16 में प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम तैयार किया जाता है। प्रशासक प्रत्येक भूस्वामी और भूमिहीन की कहा गया पुनर्वासन और पुनर्स्थापन हकदारियों की विशिष्टता तैयार करता है जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही है भूमियों पर निर्भर है। कहा गया है आपके, आगे देखते हैं। अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीम को सार्वजनिक कौन करता है, कलेक्टर, सरकार। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, कौन करेगा, संबंधित सरकारी प्राधिकरण करेगा। अब वहां पर पहले सरकार तो है, लेकिन और अगर इससे अच्छे ऑप्शन हुए तो वो भी सही, आयुक्त करेगा, ठीक है। कौन है, आयुक्त हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होगा, डी इज राइट आंसर, ठीक है। दो भाई, इनको कुछ ज्यादा जल्दी थी दौड़ने की। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 18 में आयुक्त अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्स्थापन की स्कीम को यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएगा तथा प्रकाशित कराएगा एवं सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कहा गया हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना कौन देगा, तो कलेक्टर देगा आपका। अरे वही कलेक्टर जिसकी आप कहते हो ना, हमारी
हमारा सपना है या हमारी बिटिया या हमारा बेटवा कलेक्टर बनेगा ना, तो कलेक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कलेक्टर ये नहीं कि आप नहीं बन सकते हो, है ना। ये कहानी केवल यहाँ तक नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब तो जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा ना। तो आप लगिएगा, तैयारी पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ो, 6 6 7 7 8 8 बार, 17 17 बार लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप पढ़िएगा लक्ष्मीकांत को, रमेश जी को पढ़िएगा, किताबों को पढ़िएगा। लोगों को सुनने से बेहतर है कि किताबों को पढ़ें आप, है ना, जितना बेहतर हो सके। देखो हम लोग पढ़ा तो रहे हैं आपको, ये नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन ये टाइम जैसे 8 घंटे पढ़ने के बाद ही 8 घंटे किताब को जरूर टाइम दो। पहले के लोग जल्दी क्यों सफल होते थे, है ना, जल्दी क्यों सफल होते, क्योंकि किताबों से पढ़ते थे। कोई चोचला नहीं था कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, कोई ऐप है, कोई ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं था। किताबें लाओ, घर में पढ़ो, पढ़ाओ, अपने टीचरों से पढ़ो, बस इतना ही होता था। कोचिंग जाओ, विजुअल, आप क्या करते थे कि आंख से आंख मिलाकर टीचर समझता था आपके एक्सप्रेशन से कि आपको समझ आया कि ओवर कॉन्फिडेंस में ही समझ में बैठे हो भाई, है ना। क्योंकि क्लास में ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी आता था, ऐसे मुंह बनाकर हम लोग बैठते थे, उनमें हम भी हैं, कि जैसे लग रहा था सब समा गया हमारे अंदर, है ना, और तुरंत पूछ लिया जाए तो सब चाहे गुड़ गोबरे हो जाए, है ना। तो ऐसा होता था ना। और वही हाल अब क्या हो गया कि आपकी ऑनलाइन पढ़ाई में हो गई है ना। अब तो पढ़ाई का है व्यवसाय बन चुका है भाई ना, पढ़ाई एक व्यवसाय है। अगर आप इसे बहुत बारीकी से समझेंगे तो आपको सिर्फ लूटा जा रहा है। हमारे यहाँ आप पढ़ो या ना पढ़ो, इससे मुझे कोई, मेरे यहाँ कोई पैसों की कमी नहीं है, सीधी सी बात है कि हम आपको 10 20 50 हजार रुपए चक्कर के लिए पढ़ा देंगे, नहीं है भाई। इतना 10 20 50 हजार रुपए हम महीने का खर्च करते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो हम 10 20 50 हजार रुपए के लिए आपको नोट्स, आपको पीडीएफ या आपको कोर्स बेच दे, ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। और इससे ऊपर देखो, कोई करोड़ों कमा रहा है फिर भी उसको सुकून नहीं है, और कोई 10 20 हजार कमा रहा है और वो सुकून की खा रहा है, तो भाई वो सुकून में है, ठीक है ना। तो सुकून की खाइएगा, चैन से जिएगा, ठीक है। आ जाओ आगे आते हैं। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 में कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित करेगा। का आगे किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अवधारण किया जाता है, तो कहेंगे कलेक्टर साहब। किसके? कलेक्टर, है ना। लोग कलेक्टर आते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हम इनकी, कलेक्टर आता है ना तो उससे सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं। आप पढ़िए, आप मेहनत करिए, आप भी उनकी तरह बनिए, उनसे बेहतर बनिए, है ना, उनसे बेहतर बनिए। आइए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 26 में कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करते हैं। अवधारण इन आधारों पर होता है: प्रथम, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टंप अधिनियम में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कोई हो, या द्वितीय, निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित है इस उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत हो। कागज प्रतिकर, प्रतिकर की रकम का अवधारण कौन, अरे भैया कलेक्टर ही करेगा, कल सब बता रखा है, कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। तो धारा 27 में प्रतिकर की रकम का अवधारण से उपबंधित है कौन? तो कलेक्टर भूमि का बाजार मूल्य अवधारित अवधारित कर भूमि से संलग्न सभी अस्तियों को सम्मिलित करके भूमि के स्वामी जिनकी भूमि अर्जित की गई है के कागज संदित किए जाने वाले प्रतिकर की भूमि रकम की आपकी संगणना करेगा। प्रतिकर के रकम का अंतिम अधिनिर्णय कौन करता है? तो आप कहेंगे कलेक्टर करता है। कौन करता है? कलेक्टर करता है। कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 30 में तोषण का दिया जाना, किसका? तोषण का अवार्ड आप कहा गया सलूटिम का दिया जाना, कलेक्टर दिए जाने वाले संपूर्ण प्रतिकर का अवधारण करने पर अंतिम अधिनिर्णय करेगा और 100% प्रतिकर की रकम को समतुल्य तोषण की रकम अधिरोपित करेगा। आगे आते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर से, और थोड़ा सा जो डिस्टर्ब हो रहा है ना, इधर उधर की आवाजें आ रही हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि जो चीजें हो रही हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, और जो होनी है उन्हें रोका बिल्कुल नहीं जा सकता। तो उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे हम। और शोरगुल और ये गाड़ी की आवाज, ये वो, इसके लिए स्किप नहीं करना क्लासों को, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन क्लासेस सच में है। तो आप बस ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी चीजों को आप स्किप करना। अच्छा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना।
तो आप जो भी आवाजें इधर उधर आ रही हैं तो उन्हें आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है छोटी सी ना। आगे आते हैं। कहा गया पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत, तो धारा 50 के द्वारा, किसके, धारा 50 के अंतर्गत, ठीक है ना, पूरी बात वही कही गई है कि धारा 50 के अनुसार राज्य सरकारी अधिनियम के अधीन पुनर्वासन और पुनर्स्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का कागया पुनर्विलोकन करने या उनके कागया मॉनिटर करने के लिए एक राष्ट्रीय मॉनिटरी समिति का गठन करेगी। आगे, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन कितने व्यक्तियों से है, तो आप बोलोगे एक से है। कितने से, एक से है। धारा 52 में इससे संबंधित प्रावधान है। प्राधिकरण कागज समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले केवल एक व्यक्ति से बनेगा, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। क्या कहते हो, पीठासीन अधिकारी कहते हैं। प्रत्येक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण में होता है तो केवल एक व्यक्ति होता है। कौन होता है, केवल एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, याद रखोगे। 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रत्येक भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण में केवल एक व्यक्ति होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। क्या, पीठासीन अधिकारी। कहा गया प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे? 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो, क्या बोलोगे, या फिर 7 वर्ष तक। क्या पढ़ा रखा था कल की क्लास में, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष। अब मान लीजिए 61 वर्ष की आयु में उसने अपना पद लिया, पद पर आसीन हुआ, तो 3 वर्ष में, तो 64 वर्ष में ही रिटायर्ड। अब मान लीजिएगा 64 वर्ष की आयु में अपने पद पर आसीन हुआ, तो अगले साल एक ही साल के, ये नहीं फिर 3 साल, जो पहले या 3 वर्ष पहले होते हैं तो, या 5 वर्ष पहले होते हैं तो, ठीक है। ओके, डन, डना डन। आ दो भाई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार किसी प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले वो पद धारण करता है। कहा गया प्राधिकरण के निर्णय की अपील कहाँ होगी, तो उच्च न्यायालय में होती। कहां पर, हाई कोर्ट में होती। अब आप कमेंट करके, आपका होमवर्क है, ये बताओगे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं। कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 2013 की धारा 74 के अनुसार अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन के अंदर, मतलब 2 माह के अंदर अंदर करनी है, ठीक है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती वे हैं, क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं या सार्वजनिक प्रयोजन। अब आप इनमें से क्या सही लगाओगे, तो आप कहोगे तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। कल पढ़ा रखा है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। कहां पर, आपके 75 के 75 जिलों पर है। आप किस जिले से, हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करिएगा, है ना। आप सभी लोग जितने लोग वीडियो पर आए तो कमेंट करना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एक प्रांतीय संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। ये पुरानी भू राजस्व संहिता 1901 के स्थान पर लाई गई। नई राजस्व संहिता में बहुत कुछ बदल गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का सांख्यांक क्या है, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012 या उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 2012, तो आप क्या बोलोगे, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश अधिनियम 8 संख्या 8 सन 2012 है, ठीक है। आ दो भाई, आगे देखते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो संहिता का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, परंतु इसे सन 2012 में स्वीकृति मिली।
सन 2012 में 8वें क्रम का अधिनियम है, इसलिए इसका संख्यांक 8 है। सन 2012 कहा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कब स्वीकृति दी गई? तो 29 नवंबर सन 2012 को। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किस तिथि से लागू है? तो 18 दिसंबर 2015 से। कब से? 18 दिसंबर 2015 से। कहा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 233, 234 के लागू होने की तिथि 18 दिसंबर 2015 तथा शेष धाराएं 11 फरवरी 2016 से लागू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया आबादी का तात्पर्य क्या है? आबादी कैसी आबादी? किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए होता है, हरे वृक्षों के लिए होता है, कुओं के लिए होता है, उपयुक्त सभी के लिए होता है भैया। तो क्या बोलोगे? सभी के लिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 1 की उपधारा 1 में आबादी या ग्रामीण आबादी को परिभाषित किया गया। आबादी या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए या उसके सहायक प्रयोजन जैसे हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिए किया जा रहा है। जोत का तात्पर्य क्या है? कहा गया भू खातेदारी, पट्टेदारी। आगे आ जाओ भाई जोत वालों, क्या बोलोगे? कहा गया वचनबद्ध या अनुदान के अधीन भूमि, तो आप कहेंगे उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 12 में जोत परिभाषित है। जोत का तात्पर्य एक भू खातेदारी, एक पट्टेदारी, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गए भूमि के किसी खंड से है। कहा गया आपकी टोगिया रोपवनी कहा जाता है, तो वन रोपण प्रणाली को कहा जाता है वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ को कहा जाता है प्रारंभ में फसल का भी विकास हो, उपयुक्त सभी को कहा जाता है। किसको? सभी को। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 19 में कहा गया टोगिया और रोपवनी के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार है। कहा गया टोगिया और रोपवनी का तात्पर्य ऐसे वन रोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है। इसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है। क्या हो जाती? असंभव हो जाती है। सार्वजनिक मार्ग, गली, सेतु, नदी तल आदि पर हक दिलाना होता है, तो किसका होता है? तो आप कहोगे राज्य सरकार। गलती से केंद्र मत मार देना आप लल्ला मेरे, है ना? तो क्या बोलोगे? राज्य सरकार। ठीक है। आगे आ जाओ भाई। कहा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 54 में समस्त भूमि आदि में राज्य का हक संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पंथों, सेतुओं, खाइयों, नदी, जल तल, झरना, नालों, झीलों, तालाबों आदि जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाए। जैसे तालाब होता है ना, अब आप देखे होंगे गांव में जो नाला होते हैं, लोग नरवा जो होता है ना, नाला वही नरवा जिसको कहते हैं ना, नाला होता, उनको पूर के अपना द्वार बड़ा कर लेते हैं ना, फिर उसमें मुकदमा चलने लगता है, फिर उसको खुदवाया जाता है। तो इन्हीं की बात की, उसमें सरकार का हक होता है। किसका? सरकार की संपत्ति होती है। ठीक है। आप ना करना ऐसा, आप पढ़ रहे हो ना, आगे मत करना। कहा गया लगान की गणना कौन करता है? सहायक कलेक्टर करता है। कौन? असिस्टेंट कमिश्नर करता है, सहायक कलेक्टर करता है। ठीक है। आ जाओ भाई। आगे आते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 141 लगान की गणना कहा गया आपके के बारे में बताती है। जहां किसी जोत के संबंध में नगद से भिन्न रूप में लगान दे हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसको लगान दे हो के आवेदन पर लगान की गणना कर सकता है। ओके। कहा गया खातेदार द्वारा आपके घोषणात्मक वाद किस धारा में? तो धारा 144 में। किसमें? धारा 144 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 में खातेदार द्वारा आपके घोषणात्मक वाद का प्रावधान है। कोई व्यक्ति जो कि किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से
भूमिधर या आसामी होने का दावा करे तो ऐसी जोत के लिए घोषणात्मक वाद ला सकता है। इस संहिता के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होता है? राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 162 में आदेशों का अंतिम होना उपबंधित किया गया है। राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी या नहीं की जाएगी। कहा गया भू राजस्व के बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी और निरोध किस धारा से? धारा 171 से। याद कर लो भाई। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 171 में गिरफ्तारी और निरोध के बारे में बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसने भू राजस्व की बकाया भुगतान करने में, कहा गया है, आपके व्यतिक्रम चूक किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे 15 दिन तक अविरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाए। कहा गया जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री किस धारा में है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कुर्की का मतलब क्या होता है, कुर्की का मतलब क्या होता है, कुर्की, तो क्या बोलोगे? धारा 172 में। ठीक है, अब बताओगे आप सभी लोग कुर्की का मतलब क्या होता है? अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता है कुर्की का मतलब क्या होता है? बताएं भाई, किसी को पता है क्या? बताएं कुर्की का मतलब। कमेंट करना है ना, कमेंट करना कितने लोगों को पता है। आगे आते हैं। कहा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 172 में जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री का प्रावधान उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी जिसने भू राजस्व नहीं दिया है कि जंगम संपत्ति की जिसमें कृषि उपज में सम्मिलित है कुर्की और बिक्री कर सकता है। किसी व्यतिक्रमी की पत्नी, बच्चों के परिधान, बर्तन, व्यक्तिगत आभूषण, महिलाओं के है ना जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक औजार या उपकरण या धार्मिक विन्यास हेतु वस्तुएं कुर्की या कुर्क नहीं की जा सकेंगे। जोत की कुर्की किस धारा में? तो धारा 174 के अंतर्गत। किसमें? धारा 174 के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 174 में जोत की कुर्की उपबंधित है। कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया देय हो कुर्की कर सकता है। ठीक है, रिसीवर या प्रापक कौन नियुक्त कर सकता है? तो आप कहोगे कलेक्टर कर सकता है। कौन? कलेक्टर। ठीक है, तो रिसीवर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 178 में रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान जहां किसी व्यतिक्रमी से भू राजस्व की कोई बकाया देय हो वहां कलेक्टर आदेश द्वारा व्यतिक्रमी कि किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का उचित अवधि के लिए रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। क्या? रिसीवर। आगे कहा गया स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कौन देता है? कलेक्टर साहब देते हैं। कौन? कलेक्टर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 182 में स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा जारी किया जा सकता है। आगे स्थावर संपत्ति का विक्रय किसके द्वारा किया जाता है? तो कलेक्टर या सहायक कलेक्टर के द्वारा। किसके? कलेक्टर या सहायक कलेक्टर के द्वारा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 186 में विक्रय का प्रावधान है। स्थावर संपत्ति या प्रत्येक विक्रय कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई। तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को आप सभी लोग शेयर कर दें। और दूसरी चीज टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और ये शायद आपकी लास्ट स्लाइड होगी इस वाले चैप्टर की, या यूं कह सकते हैं इस वाले टॉपिक की। ग्राम के सीमा चिन्हों के नाश के लिए नुकसानी का प्रावधान किस धारा में? तो धारा 227 में है, 227 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 227 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा चिन्हों आदि को जानबूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है तो तहसीलदार 1000 रुपए तक का दंड, अर्थदंड लगा सकता है। राजस्व परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति किस धारा में है? तो धारा 211 में। किसमें? धारा 211 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 211 के अनुसार कहा गया स्व प्रेरणा से या आपके हितबद्ध किसी पक्षकार के कहा गया प्रार्थना पर अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। संहिता के संदर्भ में
निम्न संहिता के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? तो राज्य सरकार को दी गई। किसे? राज्य सरकार। देखो एकदम सिंपल सी बात बताने, इतना पढ़ लो कि आप कम से कम अपना कुछ पावर रखें, है ना, इतना पढ़ के रखो। ये नहीं कि एक फोन पर आप दौड़, देखो फोन तो आप कोई पढ़ के, देखो जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, तो ये पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं इनको, ये बिना पढ़े लिखे अपने पद पर आसीन हो सकते हैं। राष्ट्रपति का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ये संविधान में बताया गया है। लेकिन आप इतना पढ़ो कि आप किसी के इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द किसी को घुमाने के लिए बने। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कम से कम ऐसा ही बने तो आपके इर्द गिर्द पुलिस घूमेगी, है ना, क्योंकि पुलिस आपके इर्द गिर्द घूमती है ना। हम लोगों के घर 50 पुलिस खड़ी रहती है, तो मतलब कभी कभी दया लगती है कि अरे यार क्या है, इनको क्या कहा जा सकता है ना। लेकिन आप इतना जरूर पढ़ें कि आप एक दरोगा, दरोगा लोग हमारे घर में बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो मतलब 2 4 10 लोग तो चाहे जब आप पहुंच जाओ आंख बंद करके 2 4 लोग मिल ही जाएंगे, बैठे ही रहते हैं भाई ना। तो आप इतना पढ़ लिख लो कि आप किसी के नीचे उतने ही कर सके जितनी आपकी क्षमता हो, है ना। तो कम से कम एसआई बनने के लिए आप इतना पढ़ लो कि एक सीट आपकी सुनिश्चित हो जाए, कि आप किसी कहीं पर जाए तो आपको लोग कहें कि हाँ देखो वो 2 स्टार वाला एसआई आ चुका है ना। क्योंकि 2 स्टार वाला एसआई मतलब आपकी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी। तो इतना पढ़ के रखे है ना। हम लोगों के यहाँ दरोगा मतलब ये कहने की बात नहीं है, आते तो हम लोगों के घर में उनकी भी वैल्यू नहीं होती है, ये तो सच है, ठीक है ना। अब ये मत कहना ऐसा क्यों है ना, क्योंकि कई उसके पीछे राज होते हैं ना, तो उनकी भी वैल्यू हम लोगों के घरों पर नहीं है कि अरे कौन आया, अच्छा ये आया, चलो ठीक है बैठा बैठाओ उनको बाहर ना, तो बैठे रहते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन स्थान कभी कभार, जैसे अब देखो डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने प्रधानमंत्री खड़े रहेंगे, डीएम बैठा रहेगा, तो पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ, अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है, अनपढ़ राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कलेक्टर अनपढ़ नहीं बन सकता है। तो जो जितना शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो दहाड़ना है आपको, तो एसआई बनो, एसआई के बाद आप डिप्टी एसपी बनो, डिप्टी एसपी के बाद आप एसडीएम बनो, एसडीएम से डीएम बनो, लेकिन अपने पद को वर्चस्व देते चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। याद रखना इस बात को, क्योंकि देखो हर रोज हर दिन हर रोज की सुबह जो होती है, जो सुबह सुबह आप जगते हो, एक नई ऊर्जा लेकर आता है, तो उन ऊर्जा का आप लाभ उठाएं, है ना। सर्दी आ गई इसका मतलब ये नहीं सोने का प्रयोग करने लगे, बिस्तर अंदर लग जाए आपके, है ना। तो समझने वाले समझ रहे हैं हमारे इशारे, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग करें, सोने मना ही नहीं है कि आप सोए ना, आप 8 घंटे से लेकर 9 घंटे भरपूर सोए। नींद जरूरी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तभी तो माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड में आपकी चीजें जाएंगी, माइंड को आप एक्सेप्ट कराओ कि नहीं मैं सोऊंगा भी लेकिन उससे 2 गुना पढ़ूंगा भी। तो 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, लेकिन है ना 24 घंटे में अगर आप शहर से या गांव से बाहर रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, पढ़ने या पढ़ाने के लिए रह रहे हो, या किसी उद्देश्य से रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ऊपर और जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप लगातार मेहनत करो, संघर्ष करो, है ना। रिजल्ट जब आता है ना तो वो संघर्ष लोग भूल जाते हैं भाई ना। फिर उस संघर्ष दिखाए जाते हैं कि हमने कभी 40 तो भैंसियों को चारा पानी गोबर भी किया था, ये संघर्ष दिखाए जाएंगे, लेकिन जब तक आप असफल हो वो संघर्ष किसी काम के नहीं है, किसी भी काम। फिर तो छप्पर बनाकर भी दिखा देंगे कि इस छपरिया के नीचे पढ़त रही, इस छप्पर के नीचे पढ़त रहा, है ना। वो छप्पर भी बना देंगे कि भाई साहब इस तरह था, दूसरे का छप्पर दिखा दिया जाएगा कि इस तरह का हुआ करता था, लेकिन अब तो घर मकान बन गया है, तो अब नहीं है उस तरह का ना, लेकिन हमने यहाँ से संघर्ष शुरू किया था। तो वो संघर्ष आप जब करोगे तभी आपके सामने सपने आपके साकार होते नजर आएंगे, आपके सामने ही साकार होते नजर आएंगे। आगे आते हैं, क्योंकि ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बोला। आगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 233 के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। अब आता है को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के
आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों के रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या शुरू किया गया था, आप क्या बोलोगे? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? 2008 में। यूपीएसआई में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि अथवा संपत्ति विवाद को कम करने, भू अभिलेखों के रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना आदि था। ठीक है ना? तो याद रखोगे क्या? आगे अब आपका यहाँ से संविधान शुरू होता है, लेकिन संविधान इसलिए क्योंकि आपका संविधान ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं। देखो ये पहले से ही यहाँ पर गिचिर पिचिर है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है ना? तो अब आपके समझ ये जो क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके पीछे फिर हम आएंगे, जो आपके बाकी चीजें बची हैं उनको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट करके बताया करो, क्योंकि आप सबके लिए ये 1 घंटे की लगभग क्लास हर रोज दिए जाने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी लोग बहुत ही धैर्य के साथ इस क्लास को देखें, सुने, जाने और समझे, और अपने यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के सपने को पूरा करें ना। मजा आएगा भाई, आपको मजा आएगा। ठीक है ना? जब आपके कंधों पर वो स्टार जो अभी चांद पर देखते हो ना कि मेरा यार रूठ गया है, बारिश की जाए, फिर आप कहोगे कि मैं खुश हूं, बारिश की जाए भाई, है ना? तो आप जब खुश होंगे ना, तो आप अपने आंसुओं की बारिश करेंगे। खुशी के दिन कोई हंसता नहीं है, आप देख लेना, जब आपकी वर्दी आपके पास होगी ना, तो आप हंसोगे नहीं, आप रोगे, अपने संघर्षों को याद करोगे, उन बातों को याद करोगे किसने क्या क्या ताने मारे थे, है ना? तब आपको जवाब देना, आपको अपनी वर्दी पहन करके। तो आज की इस क्लास को यहीं रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम कल नए टॉपिक के साथ। तब तक